हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जो आपका आईटी ऑफिसर का इंटरव्यू है, बैंक आईटी ऑफिसर का इंटरव्यू, उसमें हमने कल डिस्कस किए थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस। और आज हम कवर करेंगे जो आईटी सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं वो। तो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू में, जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो मुझसे भी एज एन आईटी ऑफिसर जब हमने इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए थे इन द ईयर 2019, तो मुझसे भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी शेयर करूंगी। और क्वेश्चन के जो मॉडल आंसर्स हैं वो भी शेयर करूंगी। तो आप सभी और जो भी सब्जेक्ट्स के बारे में जो इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जितना भी हो पाएगा वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर यहाँ पे मैंने नहीं दिए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बताएं। तो सबसे पहले, साइबर अटैक क्या होता है एंड हाउ डू क्रिमिनल्स टिपिकली परफॉर्म देयर एक्शन। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम उसके बाद आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। बस ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें सिर्फ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं, जिसमें हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस भी कर लेंगे कि इसके प्रॉपर आंसर क्या हैं। और आखिरी में मैं इन सभी के आंसर्स पिन्ड कमेंट में पोस्ट कर दूँगी। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए है तो ये टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है ना, जब आप एक बैंक में एज एन आईटी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत असेंशियल डिपार्टमेंट होता है, एक सेक्शन होता है आईटी सिक्योरिटी। अब होता यह है कि उसमें हमें ऑब्वियसली पहले से कॉलेज में कुछ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ के आए हैं। पता है वायरस क्या होते हैं, पता है फायरवॉल क्या होता है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो हमारी समझ में होनी चाहिए। क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो बैंक्स में बहुत सारे साइबर अटैक्स, आप ये कह सकते हैं कि सबसे वल्नरेबल है बैंक साइबर अटैक्स के लिए, क्योंकि फिनेंशियल डेटा है कस्टमर्स का, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बैंक्स के लिए कि उसको सिक्योर करें। तो उसके लिए ये सेक्शन बहुत एक्टिवली काम करता है 24/7। डोंट वरी, आपको 24/7 काम नहीं करना है। अगर आप उस सेक्शन में पोस्ट होते हैं तो शिफ्ट्स होती हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में लोग होते हैं, रोटेशन होता है। और उस तरह से आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली हमें अच्छा मिलता है बैंक में एज एन आईटी ऑफिसर। तो उसके लिए आप फिक्र ना करें, इतना हेक्टिक कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ काम जो है वो है। चलिए, साइबर अटैक क्या होते हैं और क्रिमिनल्स कैसे उससे बेनिफिट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनको क्या प्रॉफिट होता है अपने एक्शंस से। इसके अलावा कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ वर्म। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगी। व्हाट इज फिशिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वी नो दैट। एंड व्हाट आर सम कॉमन टेक्निक्स यूज्ड इन फिशिंग अटैक्स। विशिंग के बारे में, स्मिशिंग के बारे में आप देख सकते हैं। How does ransomware work and what steps can organizations take to defend against it? What is DDoS attack and what are some mitigation strategies? तो कुछ कुछ तो हम डिस्कस भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप सभी ने देखा होगा, जब आप कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आखिरी दिन में हम वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, जेन्युइन जो रिक्वेस्ट होती हैं, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं और वो ओवरवेलम हो जाती है वेबसाइट, उतना लोड वो नहीं ले पाती हैं। तो आप कई बार एग्ज़ाम की डेट भी मिस हो जाती है, आपकी लास्ट डेट, और आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए ये तो क्या हो गया, ये तो जेन्युइन चीज़ है। लेकिन जब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूज़र्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशनली ये किया जाए कि उस जो नेटवर्क है उसमें, उस एक कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है या जो भी है, उसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी जा रही हूँ, तो देखिए डिनायल ऑफ सर्विस ये होता है कि जो ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं वो एक्सेस ना कर पाएँ, क्योंकि दूसरे जो एक मैलिशियस इंटेंशन से उस नेटवर्क को बहुत ज़्यादा ओवरफ्लड कर देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, वही बहुत तरह से बहुत सारे बॉट्स ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स में लगा दिए जाते हैं, जिनके कारण जो कंटिन्यूसली एक्सेस करने की कोशिश करते रहते हैं, और उनके कारण जो जेन्युइन यूज़र्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा आपको याद रखने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ।
मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं आप सभी से मिल रही हूँ और हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरव्यू रिलेटेड या जॉब प्रोफाइल रिलेटेड हम कोई बात डिस्कस कर रहे हैं। अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जेन्युइन जो लोग हैं जो मुझसे पूछने आए हैं कुछ, तो वो मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ या फिर कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो अननेसेसरीली आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर वो मुझसे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते रहेंगे, जनरल क्वेश्चंस कुछ भी, कोई आ रहा है, मैम टाइम क्या हुआ है, कोई आ रहा है, आज तारीख कितनी है, कोई आ रहा है, आज ये क्या है, कोई आ रहा है, अरे आपको ये एड्रेस पता है क्या, तो मैं जो एड्रेस करने के लिए वहाँ पे पहुँची थी वो तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है, मैं अपना अटेंशन इतनी जगह नहीं दे सकती हूँ, राइट। तो उसी तरह एक कैपेसिटी होती है, जो नेटवर्क है, जो आपका वेबसाइट्स हैं, उनकी भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना लोड हैंडल कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो वो हो जाता है और इंटेंशनली किया जा रहा है, तो डिनायल ऑफ सर्विस हो गया ना, कि मैं जो सर्विस वहाँ प्रोवाइड करने आई थी, मैं गाइडेंस देने के लिए आई थी, लेकिन मैं नहीं दे पा रही हूँ। क्यों नहीं दे पा रही हूँ? क्योंकि मुझे ऑलरेडी बिजी कर दिया जा रहा है, दूसरे मेलिशियस इंटेंशंस के साथ जो लोग हैं उन्होंने मुझे बिजी कर दिया, तो मैं फोकस्ड रहकर अपना काम ही नहीं कर पा रही हूँ। तो ये हो जाता है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल से हम सोच लेते हैं तो ईजी हो जाता है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है CIA ट्रायड के ऊपर क्वेश्चन। तो व्हाट इज CIA ट्रायड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड व्हाई इज इट एसेंशियल, क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो CIA ट्रायड पे क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ना भी पूछा जाए और IT सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं और आप मेंशन करते हैं CIA ट्रायड को, तो बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन वो होगा, क्योंकि IT सिक्योरिटी का एक कोर कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। ये क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब इट इज़ अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. Confidentiality ensures that data is only accessible to the authorized individuals. Integrity ensures that the data remains unchanged and trustworthy. And availability ensures that the data and the resources are accessible when needed. So, this triad is essential because it provides a well rounded approach to safeguarding data and systems. ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम सभी चाहते हैं कि सिक्योरिटी एक बहुत मेजर कंसर्न है हम सब के लिए। तो मान लीजिए कि मुझे कहीं जाना है, अब लेकिन एक ही चाबी है घर की। तो मेरे ब्रदर जो हैं वो भी घर आएंगे 2 घंटे बाद, तो उनको भी घर अनलॉक करना है। अब मैं अनलॉक छोड़ के नहीं जा सकती, वो सेफ़ नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा। तो मैं लॉक तो कर दे रही हूँ, लेकिन अभी मैं उनको देने नहीं जा सकती, मैं लेट हो रही हूँ ऑलरेडी। तो अगर मैं चाबी को वहीं रख दूँगी, मान लीजिए डोरमेट के नीचे, तो ये तो क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी तो है, मतलब इधर पे रिसोर्स है घर का एक्सेस, अवेलेबिलिटी तो बहुत है कि जब वो आए चाहें तो वो ले सकते हैं वहाँ से चाबी। ठीक है, लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आके ले सकता है, इतना आसान है। अब वहीं एक एग्जांपल, मुझे तो सिक्योरिटी कंसर्न था, तो मैंने क्या किया कि चाबी लॉक किया घर, क्योंकि बहुत सारा वैल्यूएबल सामान रखा हुआ है घर में, तो लॉक किया घर और चाबी को ले जाकर नदी में फेंक दिया। बहुत सिक्योर हो गया, राइट। कोई एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन कोई एक्सेस नहीं कर सकता जो ऑथराइज्ड यूज़र था, जो मेरे भैया आना चाह रहे थे, वो भी तो एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो इतना भी सिक्योर नहीं बना। देखिए, ये वो बात हो गई कि पासवर्ड कठिन रखना है जिसमें सिक्योर रहे सिस्टम, अच्छी बात है। तो आप पासवर्ड को इतना कठिन रख देते हैं कई बार कि वो आप खुद भी एक्सेस नहीं कर पाते, आप भूल जाते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ हो गई, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन हमें बैलेंस बना के चलना होता है। अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो ये कह सकते हैं आपकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, और इंटेग्रिटी। ऐसा ना हो कि मैंने तो ठीक है लॉक करके और कहीं रख कर गई हूँ चाबी, कोई आया उस बीच और चोरी करके चला गया, और जो जो था घर में, वो जैसे कि इधर पे हम बात करते हैं कि जो हमारा डेटा था वो क्या होना चाहिए, वो किसी भी तरह से हैम्पर नहीं होना चाहिए, है ना।
कोई भी तरह से उसमें मैनिपुलेशंस नहीं होने चाहिए। तो इंटेग्रिटी से क्या होता है कि डेटा अनचेंज रहे, ठीक है। तो अगर मैंने घर में बहुत वैल्यूएबल सामान रखे थे और ऐसा कहीं चाबी रख दी कि कोई बीच में आया, आकर वो सामान को चोरी करके चला गया, तो वो अनचेंज नहीं रह गया। तो हमें ये तीनों चीज़ों को इंश्योर करना होता है। दैट इज़ व्हाट CIA ट्रायड इज़ अबाउट, ठीक है। तो इस आंसर को आप देख लेंगे, टेलीग्राम से आपको ये PDF मिल जाएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? आपकी आइडेंटिटी जो होती है उसको हम वेरीफाई करने की जो प्रोसेस होती है वो ऑथेंटिकेशन होता है। कि हम चेक करते हैं कि जैसे हम कोई लॉगिन करते हैं किसी भी वेबसाइट में, तो उसमें लिखा होता है ना ऑथेंटिकेटिंग। तो वो ये चेक कर रहा है कि आपकी आइडेंटिटी जो है, जो वहाँ पर पासवर्ड आपने जो एंटर किया है वो सारा कुछ सही है या नहीं है, ठीक है। तो इट आंसर्स द क्वेश्चन हु आर यू। ऑथेंटिकेशन ये बताता है कि आप कौन हो, आप अपनी पहचान बता रहे हो। Authorization, on the other hand, determines what actions or resources a user or system is allowed to access once authenticated. Authenticate तो कर दिया, ठीक है, आपको आने दे दिया, लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो वहाँ पे जाके। एग्जाम्पल ले लीजिए, बैंक का IT डिपार्टमेंट है। अब ठीक है, आपके पास एक ID कार्ड होगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप उस ID कार्ड से बैंक में अंदर तो जा सकते हैं। आपने वहाँ पे अपना कार्ड जो है उससे एंट्री तो ले ली, लेकिन क्या उससे आपको बैंक के डेटा सेंटर में भी एंट्री मिलेगी? नहीं, क्योंकि उस कार्ड में एक्सेस होती हैं कि ठीक है आपको 4th फ्लोर में जाना अलाउड है, आपको 5th फ्लोर में जाना अलाउड है, बट जो बहुत क्रूशल रिसोर्सेज होते हैं जिनकी एक्सेस लिमिटेड होती है कुछ ही लोगों तक, तो वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये हो जाता है हमारा ऑथेंटिकेशन, सॉरी दिस ऑथराइजेशन। आप ऑथराइज्ड कितना है, कितने एक्शंस परफॉर्म करने के लिए आप ऑथराइज्ड हैं। तो पहले आपने एंट्री ली, आप ठीक है ऑथेंटिकेट तो हो गए कि हाँ आप हैं बैंक एम्प्लॉय हैं, अच्छी बात है। अब किन किन एम्प्लॉयज़ को एक्सेस है कि वो सर्वर रूम में जा सकते हैं, किन किन एम्प्लॉयज़ को एक्सेस है कि वो बहुत ज़्यादा जो क्रूशल रिसोर्सेज जहाँ स्टोर्ड हैं, जहाँ पे बहुत क्रूशल सिस्टम्स हैं, कौन कौन जा सकते हैं। तो वो हो जाता है हमारा जो ऑथराइजेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है। ऑथेंटिकेशन क्या है, हु आर यू, एंड ऑथराइजेशन क्या है, व्हाट आर यू अलाउड टू डू। तो ऑथेंटिकेशन प्रीसीड्स ऑथराइजेशन इन द सिक्योरिटी प्रोसेस। मतलब मैंने जैसा कि बताया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम कहीं भी जा रहे हैं तो पहले तो हमें, अगर हमारे पास ID कार्ड है तो उन्होंने ठीक है हमें ऑफिस में एंट्री दे दी, ओके। अब ऑफिस में एंट्री मिल गई, इसके बाद आप क्या करने के लिए अलाउड हो? तो जो ऑफिस में एंट्री मिली है वो क्या था, ऑथेंटिकेशन था, और उसके बाद हमारा ऑथराइजेशन आता है, ठीक है, कि आप चले तो गए हो वहाँ, लेकिन वहाँ जाके आप क्या क्या कर सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ फायरवॉल एंड हाउ डज इट वर्क टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो आप मोस्ट एक्सपेक्टेड समझ लीजिए। तो फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन predefined security rules. So it acts as a barrier between a trusted internal network and untrusted external network. जैसे कि इंटरनेट है वो सिक्योर नहीं होता है। इंटरनेट हम जब भी काम कर रहे हैं ना ऑफिस में, तो हम ऑफिस के सिस्टम से मोस्टली इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिक्योर सिस्टम नहीं है। इंटरनेट क्या है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अनसिक्योर्ड सिस्टम है। तो उसको, और हमारा जो बैंक का नेटवर्क है, हम ये ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ें वहाँ से यहाँ आ सकती हैं। सो फायरवॉल इंस्पेक्ट द डेटा पैकेट्स एंड अलाउ और ब्लॉक देम बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल्स। सो दिस हेल्प्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड साइबर अटैक्स। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि फायरवॉल क्या सॉफ्टवेयर होते हैं या हार्डवेयर होते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि जो फायरवॉल हैं वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, हार्डवेयर भी हो सकते हैं। अगर आप बैंक्स में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, ठीक है। तो इसका जो पर्पस है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो एक तरह से एक फ़िल्टर लगा होता है ना। तो अच्छा, अब फायरवॉल जब आप बैंक में एज एन IT ऑफिसर काम करेंगे तो आपको ये भी काम करना होता है कि जैसे अब रूल्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं, हमें नए थ्रेड समझ आते हैं कि भाई इस चीज़ से हमें ख़तरा लग रहा है,
या ये जो हमारा सोर्स एड्रेस है ये गड़बड़ है। तो हम क्या नए रूल्स ऐड करते जाते हैं। तो वो जो नए रूल्स हम ऐड करते हैं वो रूल्स फायरवॉल को ये बताते हैं कि किसको अलाउ करना है और किसको नहीं करना है। ठीक है। और एक और बात, फायरवॉल में हम जैसे ब्लैक लिस्टिंग वाइट लिस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सपेक्टेड नहीं है, शॉर्ट में बता देती हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी का ही कॉन्सेप्ट है। तो ब्लैक लिस्टिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को एक किसी मैं बहुत एक हट के रियल लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ। अगर हम किसी को ब्लॉक करते हैं तो वो क्या होता है कि ठीक है, हमें इस पर्टिकुलर पर्सन से कोई कॉल या मैसेजेस नहीं आने चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ वाइट लिस्टिंग की, तो अच्छा, ब्लैक लिस्टिंग में उसको छोड़ के बाकी पूरी दुनिया आपको मैसेज और कॉल कर सकती है। वाइट लिस्टिंग क्या करता है कि मैंने 4 लोग चुन लिए, सिर्फ ये 4 लोग ही मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है ब्लैक लिस्टिंग का। तो इससे क्या होता है, अब हमारा अगर जैसे बैंक का नेटवर्क है तो हम एक एक जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं वो तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ना, दुनिया के किस कोने में बैठ के कौन कोई मेलिशियस इंटेंशन से अटैक करे। लेकिन हमें ये पता है कि एक्सेस किसको देनी है। तो ब्लैक लिस्टिंग होता है एक्सेस किसको नहीं देनी है, वाइट लिस्टिंग होता है एक्सेस किसको देनी है। जैसे कि बैंक का जो मेलिंग सिस्टम होता है, वहाँ आप एक्सटर्नल मेल्स रिसीव नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेल्स बहुत हम सुनते हैं ना कि लिंक आई है मेल पे, अगर क्लिक कर दिया तो वो आपके नेटवर्क में एंटर होके और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बैंक्स में क्या होता है, आप एक्सटर्नल जो आईडीज़ हैं उनसे मेल रिसीव नहीं कर सकते। अगर नेसेसरी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सटर्नल किसी सोर्स से रिसीव करना बहुत ज़रूरी है बैंक के सिस्टम में, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है वाइट लिस्ट करवाने की, कि आप उस एक पर्टिकुलर आईडी को वाइट लिस्ट करवाते हो कि ये भी मुझे मेल कर सके। Describe the concept of encryption and its significance in data security. So encryption is a process of converting plain text, मतलब encrypted data, जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हुआ unencrypted है, सब पढ़ सकते हैं, into cipher text. वो cipher text क्या होता है, encrypted data होता है, using an algorithm and a cryptographic key. तो it is essential for data security because it ensures that even if unauthorized individuals access the data, they cannot read or use it without the decryption key. Encryption is used to protect sensitive data both in transit, that means during the internet transaction, and at rest, that means at the storage device. तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं तो अगर 2 लोग बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं सबको समझ आएगा, इंग्लिश में बात कर रहे हैं सबको समझ आएगा। अब ये 2 लोगों ने ना अपनी एक अलग ही कोड लैंग्वेज बना ली है, उसमें वो बात कर रहे हैं, तो उससे कोई सुन भी लेगा तो उसे समझ नहीं आएगा। मैन इन द मिडल अटैक बहुत कॉमन एक अटैक होता है, उसमें आप जो भी 2 लोगों के बीच की बात है, कोई और वहाँ पे उसको इंटरसेप्ट कर रहा होता है। तो अगर वो कोडेड बात है, वो कोडेड किसी तरह लैंग्वेज में है, तो उसने सुन भी लिया तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो ये होता है यहाँ का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA, एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर सिक्योरिंग यूज़र अकाउंट्स। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब क्या होता है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है वो तो समझ गए कि हु आर यू, आपकी पहचान। जब आप लॉगिन करते हैं, आप फेसबुक लॉगिन कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम लॉगिन कर रहे हैं, तो जब आप लॉगिन करते हैं तो उसमें एक आपको ऑथेंटिकेशन पहले रिक्वायर्ड होता है अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए। आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। वैसे ही क्या होता है जब हम बहुत क्रूशियल सिस्टम्स हैं, अब यहाँ तो आईडी पासवर्ड से काम चल गया, वो तो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। अब क्या होता है जब हम इसमें मल्टीपल लेयर्स डाल रहे होते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो हो जाता है हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल है, कई बार हम कुछ वेबसाइट्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हम पासवर्ड डालेंगे, यूज़र आईडी डालेंगे, वो हो गया फर्स्ट लेयर। उसके बाद हमारे पास एक OTP आएगा मोबाइल में, वो हो जाएगा हमारा सेकेंड लेयर। तो ये हो गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसी तरह जो बैंक के बहुत क्रूशल सिस्टम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एट टाइम्स आपको एक टोकन भी रिक्वायर्ड होता है। तो एक स्पेसिफिक मोबाइल ऐप होती है, उसमें एक टोकन जनरेट हुआ होता है। तो उधर पे क्या हो रहा है, आपने अपना आईडी पासवर्ड डाला, ओके, आपने OTP जो आपके फ़ोन में आया वो डाला, ओके। अब आपको तीसरी चीज़, वो टोकन उस मोमेंट पे जो आप ऐप खोलेंगे, उस ऐप में उस मोमेंट पे जो
जो एक फिगर होगा, जो भी एक नंबर होगा, वो आपको जो एक कोड कहलाएगा, वो कोड भी आपको एंटर करना पड़ेगा अपने पासवर्ड के आगे, जिसमें वो मल्टी फैक्टर हो पाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड, देखिए पासवर्ड का ऐसा है कि कोई अगर हैक भी कर लेता है, किसी और को आपका पासवर्ड पता चल गया, तो वो तो सिंगल फैक्टर बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। टू फैक्टर का ऐसा है, जैसे ओटीपी की अगर मैं बात करूं, तो उसका ऐसा है कि ठीक है, फ़ोन चोरी हो गया तो क्या होगा, किसी के पास पासवर्ड भी है और फ़ोन भी चोरी हो गया, ये भी दिक्कत वाली बात है। जो थर्ड टाइप है वो हमने जो डिस्कस किया कि एक टोकन भी रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी डाल सकते हैं। तो MFA इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट रिक्वायर्स यूजर टू प्रोवाइड टू और मोर डिफरेंट ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स टू एक्सेस एन अकाउंट और अ सिस्टम। सो दीज फैक्टर्स कैन इंक्लूड समथिंग द यूजर नोज, ठीक है, समथिंग यू नो, दैट मीन्स आपका पासवर्ड, वो आप जानते हो, ये बता दोगे तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा आपको एक इंप्रेशन रहेगा। समथिंग द यूजर हैज़, समथिंग यू हैव, ठीक है, जैसे कि स्मार्टफोन या टोकन, और समथिंग द यूज़र इज़, दैट मीन्स बायोमेट्रिक, और जैसे कि हम फिंगरप्रिंट है, ठीक है, तो ये बायोमेट्रिक है, या फिर जो आइरिस, भी कई जगह पे ऐसा होता है कि बहुत जो क्रूशल सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं ना, वहाँ पे तो आपके जो आई हैं उनसे आपको वहाँ पर पहले ऑथराइजेशन करवाना होता है। ठीक है, ऑथराइजेशन मतलब सॉरी ऑथेंटिकेशन करवाना होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, एंड समथिंग यू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना बोल दोगे बहुत हो जाएगा। MFA is a crucial thing because it adds an extra layer of security beyond just password, making it significantly harder for attackers to gain unauthorized access. All right. How do you ensure physical security of a data center or a server room? तो जनरल क्वेश्चन है, इसे अपन कैसे आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे हमारा रिसोर्सेज स्टोर्ड हैं उनको हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं उधर की सिक्योरिटी, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो इसको किस तरह से आंसर कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल, मतलब वहाँ पे की कार्ड होगा, जैसे कि हम आईडी की अभी बात कर रहे थे कि उस आईडी में सिर्फ जो ऑथराइज्ड लोग हैं वही जा सकते हैं, जिनको एक्सेस दिया गया होगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो सकता है, ठीक है, समथिंग यू आर, ठीक है, सर्वेलेंस कैमरा हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑथराइज पर्सन ओनली, ये हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं ना कई जगह पे ये बोर्ड लगा हुआ होता है, तो कहीं के भी सर्वर रूम में जाने की परमिशन हर किसी को नहीं होती है। इन्वामेंटल कंट्रोल्स लाइक, अच्छा ये तो हो गई भाई सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी ब्रीचेस, ये वाली बात। लेकिन एक और तो दिक्कत है कि जो नेचुरल कलामिटीज़ हैं उनसे भी हमें बचाना होता है। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी जैसे बैंक के डेटा सेंटर्स होते हैं ना, तो आपकी ब्रांचेस में डेटा स्टोर्ड है, आपके डेटा सेंटर में स्टोर्ड है। अब इसके अलावा क्या होता है ना कि बैंक का डेटा जो है वो एक DR साइट पे भी स्टोर्ड होता है, जो कि जोग्राफिकली ऑपोजिट लोकेशन पे होती है द जो डेटा सेंटर है उससे। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई नेचुरल कलामिटी है भी, मान लीजिए फ्लड्स आए हुए हैं, मान लीजिए कोई और ऐसी चीज़ हो रही है, तो वो दो इतने ऑपोजिट एरियाज हों कि एक जगह होगा तो दूसरी जगह कम से कम हम ये हमारा डेटा एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन बैंकिंग वी कैन नॉट इवन अफोर्ड टू लूज अ मिनट ऑफ डेटा। ठीक है, हमारा टॉलरेंस वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक मिनट में ATM से कितने ट्रांजेक्शन्स हो गए होंगे, मान लीजिए आपके रिकॉर्ड लॉस हो जाते हैं, कितने लोगों ने डिपॉजिट किया होगा, कितना कुछ होगा, एक मिनट का भी डेटा अगर आपका लॉस हुआ ना, सो दैट्स अ ह्यूज थिंग। ठीक है, तो फिर अच्छा, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग, फायर सप्रेशन सिस्टम, बैकअप पावर सोर्सेज अगर पावर आउटेज है तो, सो दीज आर ऑल्सो क्रूशल टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इक्विपमेंट। अब ये है व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग एंड हाउ कैन एम्प्लॉय बी एजुकेटेड टू रिकॉग्नाइज एंड प्रिवेंट इट। सोशल इंजीनियरिंग भी एक टैक्टिक होती है जो कि साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए लोगों को, जिसमें वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दें। तो क्या होता है कि देखिए क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई आपसे बहुत एक क्लोज बॉन्ड बनाकर और कोशिश करे कि आप कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, वही बात होती है सोशल इंजीनियरिंग में। तो वो पहले ट्राई करेंगे कि अरे अरे यू कैन ट्रस्ट ऑन मी,
इस तरह से बात करेंगे, और उसके बाद जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगे तो वो मिसयूज़ हो जाएगी। जैसे कि आप अपने पासवर्ड शेयर कर देते हैं किसी से, अपने कार्ड एक्सेस कार्ड शेयर कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें। सो सोशल इंजीनियरिंग इज़ अ टेक्टिक यूज बाय साइबर क्रिमिनल्स टू मैनिपुलेट इंडिविजुअल्स इनटू डाइवल्जिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और परफॉर्मिंग एक्शंस दैट कॉम्प्रोमाइजेस सिक्योरिटी। To educate employees, organizations can conduct security awareness training programs that teach them to recognize social engineering techniques like phishing, ठीक है, pretexting, baiting and tailgating, ठीक है. And training should also emphasize the importance of verifying request for sensitive information and reporting suspicious activity. बैंक में आप हो, आपके पास बहुत सारा एक्सेस रहेगा कि आप कोड्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें, क्रूशल चीज़ें रहती हैं। कोई भी अगर आउटसाइडर आपका दोस्त बनकर आपसे कोशिश करता है कि कोई इन्फॉर्मेशन लेना, तो सिंपली वो हो जाता है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है. वो क्या कर रहे हैं, वो चुरा नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके ही मुंह से निकलवा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन, आपको एक विश्वास दिला के कि वो तो उसका कोई मिसयूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. ओके, सो ये इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख सकते हैं. मुझे जितने डिस्कस करने थे हमने वहाँ पे कर लिए हैं. ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इनको भी एक बार देख सकते हैं. तो हाउ वुड यू सिक्योर वायरलेस नेटवर्क अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. जैसे कि वाईफाई होता है ना, हम जब भी कनेक्ट करते हैं. अच्छा देखो, चलो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. तो ये क्या हो रहा है, सिक्योरिंग अ वायरलेस नेटवर्क इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग इनेबलिंग स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन. सो WPA3 आपने सुना होगा, जो जब आप वाईफाई में अपना पासवर्ड सेट करते हो ना, तो उसमें ऑप्शंस आते हैं ना, WPA3. सो फॉर नेटवर्क ट्रैफिक, इफ़ यू आर इनेबलिंग दिस, दैट इज़ अ गुड थिंग. नाउ यूजिंग स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड फॉर द वाईफाई नेटवर्क, जिसमें हर कोई आपका वाईफाई नेटवर्क एक्सेस ना कर पाए. आपकी नेटवर्क को इन्फेक्ट कर दिया तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है. डिसेबलिंग WPS, दैट मीन्स वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, एज इट कैन बी वल्नरेबल. इम्प्लीमेंटिंग मैक एड्रेस फिल्टरिंग, इसको आप छोड़ भी सकते हो. रेगुलरली अपडेटिंग राउटर फर्मवेयर टू पैच सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज. हाइडिंग द नेटवर्क्स SSID, that means service set identifier, to make it less visible, and setting up a guest network for visitors isolated from the main network. बैंक का जो क्रूशल नेटवर्क है, अब वो जो नेटवर्क है उसकी एक्सेस मैं हर किसी को नहीं दे सकती. अगर कल को कोई ऑडिटर्स भी आते हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो उनको भी सारा कुछ वो चीज़ का, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ जनरल, तो उसके लिए एक अलग हमारे पास विजिटर्स के लिए गेस्ट नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है. ऑल राइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई हैड फॉर यू. इधर पे ये हमने डबल है ये स्लाइड, तो सारा कुछ कवर कर लिया है. तो थैंक यू सो मच. अब आप कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आप कवर कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में, जो इंपॉर्टेंट लग रही हैं. बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरवेल्म ना करें, लेकिन हाँ, ये चीज़ों को आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. और मुझे लगता है कि मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया है कि किस तरह से सोचना है, किस तरह से आप उन चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं. तो आई रियली होप दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इन अकाउंट्स में अपना जो क्वेरी है वो ड्रॉप कर सकते हैं. Thank you so much and good luck for your interview. Thank you.